बिहार में चुनाव की तारीखों के ऐलान होने के बाद इंडिया और एनडीए गठबंधन पूरी तरह से कमर कस चुकी है। लगातार नेता रैलियां पे रैलियां कर रहे हैं। इसी बीच उत्तर प्रदेश के नेता भी बिहार में पहुंचे हैं। समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव भी बिहार में लगातार इंडिया गठबंधन के पक्ष में धुआंधार रैलियां कर रहे हैं। वहीं पे उत्तर प्रदेश के मुखिया योगी आदित्यनाथ भी लगातार कमर कस के जुट चुके हैं। इसी विषय पर हमारे साथ बातचीत करने के लिए समाजवादी पार्टी के विधायक और उत्तर प्रदेश विधानसभा के मुख्य सचेतक डॉक्टर आर के वर्मा जी हैं। उनसे बातचीत करेंगे तमाम मुद्दों पर। स्वागत है सर आपका। जी बहुत बहुत धन्यवाद। ये सर, जिस तरीके से बिहार में जा करके सूबे के मुखिया लगातार भाषणबाजी कर रहे हैं, किस तरीके से देखते हैं? देखिए, सूबे के मुखिया योगी आदित्यनाथ के पास भाषण के अलावा और कुछ नहीं है। लच्छेदार भाषण करना और देश के अमन चैन को खत्म करने के लिए सांप्रदायिक तनाव पैदा करना उनकी फितरत है। जिस तरीके से उत्तर प्रदेश से बिहार में जाकर के उन्होंने बयान दिया और कांग्रेस पार्टी, राष्ट्रीय जनता दल और समाजवादी पार्टी के नेतृत्व को जिस तरीके से उन्होंने अपमानजनक शब्दों का इस्तेमाल किया, निश्चित रूप से उसका परिणाम उनको बिहार की ही जनता देने जा रही है। और वहां पर गप्पू और चप्पू की सरकार फिर से नहीं बनने वाली है। वहां पर भी जो पीडीए अभियान हमारा उत्तर प्रदेश से माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के द्वारा शुरू किया गया था, बिहार का भी पीडीए बिहार में बदलाव करेगा, बिहार से भाजपा को बाहर करेगा। निश्चित रूप से आज उत्तर प्रदेश को देखा जाए तो मुख्यमंत्री जिस तरीके से कहते हैं कि हम जीरो टॉलरेंस पर काम कर रहे हैं, अपराधी या तो प्रदेश छोड़कर भाग चुके हैं या तो जेल की सलाखों के भीतर है। आप एनसीआरबी का आंकड़ा आप देख लो, आंकड़े में कमी नहीं, कई गुना ज्यादा बढ़ोतरी है। और खास तौर से वो बढ़ोतरी कहाँ है आप देख लो। अपराध का ग्राफ तो बढ़ सकता है या स्वाभाविक हो सकती है, अगर पॉपुलेशन बढ़ रही है तो अपराध का ग्राफ बढ़ सकता है, लेकिन उत्तर प्रदेश में जो अपराध बढ़ा है यह एससी, एसटी और ओबीसी माइनॉरिटी के ऊपर दर्ज कराए गए मुकदमे हैं, फर्जी मुकदमे दर्ज कराए गए हैं। और जो उत्पीड़न की घटनाएं हुई है वो भी एससी, एसटी, ओबीसी और माइनॉरिटी पर। आप दोनों तरफ से समझे कि पीडीए के ऊपर फर्जी मुकदमा सत्ता पोषित गुंडों के द्वारा, अपराधियों के द्वारा, माफियाओं के द्वारा कराए जा रहे हैं। और दूसरी तरफ जो पिछड़ा है, दलित है, अल्पसंख्यक है, उसका लगातार सरकार उत्पीड़न भी कर रही है। अच्छा, सबका साथ सबका विकास की बात सरकार करती है। आप कह रहे हैं कि सत्ता पोषित जो गुंडे हैं वो ओबीसी, एससी, एसटी या माइनॉरिटी के ऊपर फर्जी मुकदमे दर्ज करा रहे हैं, तो क्या सत्ताधारी दल में जो गुंडे हैं वो केवल सवर्ण जाति के हैं, सवर्ण समुदाय के हैं? देखिए, बेशक जो है जो सत्ताधारी, चूंकि भारतीय जनता पार्टी, आप उसका रूट देख लीजिए, उसकी उत्पत्ति देख लीजिए, और भारतीय जनता पार्टी में उन्हीं का राज है जिसकी बात आप कर रहे हैं। और दूसरी बात मैं कहना चाहूंगा, जितना उत्तर प्रदेश में एक और गिरोह काम कर रहा है जो सत्ता संरक्षित है, जिसको मेरी नजर में वो एक तरीके से लोक लुटेरों का गिरोह है, जो ब्यूरोक्रेसी के रूप में जो आईएएस है, आईपीएस से लेकर के नीचे इंजीनियर और लेखपाल तक की नौकरी करने वाले लोग हैं। ये कुछ ऐसे हैं जो सत्ता से संरक्षित हैं और वो जनता को लूटने का काम कर रहे हैं, जिसका परिणाम आप देखें, जैसे कोई उत्तर प्रदेश में आप उंगलियों पर गिनते हैं कि 2-4 ये फला माफिया हैं और अपराध करके इन्होंने इतनी संपत्ति अर्जित की है। आप ही लोग उसका आंकड़ा निकालते हैं। अगर उत्तर प्रदेश में देखेंगे तो उसके कई गुना ज्यादा उत्तर प्रदेश में ब्यूरोक्रेसी के टॉप से लेकर के नीचे के लेवल इंजीनियर और जो है लेखपाल तक देखेंगे कि जो सत्ता पोषित लोग हैं, सत्ता से संरक्षित लोग हैं, इन्होंने भ्रष्टाचार करके सैकड़ों करोड़ से लेकर के हजारों करोड़ तक की संपत्ति बनाने का काम किया है। ये लोक लुटेरे गिरोह के रूप में काम कर रहे हैं। अभी आपने देखा होगा, कल ही की खबर है, कानपुर से ऋषिकांत शुक्ला एक सीओ के पास
जो अभी अभी जल्दी ही प्रमोट होकर के सीईओ हुआ है, उसके पास 100 करोड़ से अधिक की संपत्ति आर्थिक अपराध शाखा ने जानकारी करके बताया। अभी आप देख लें कि जो लखनऊ का, जो योगी आदित्यनाथ जी कहते हैं कि मैं अपराध पर जीरो टॉलरेंस की नीति अपना रहा हूं, उनका भरोसा अभिषेक प्रकाश एक नाम के एक आईएएस पर था, और लखनऊ का उन्होंने उनको जो है डीएम भी बनाया था और इन्वेस्ट यूपी का सीईओ भी बनाया था उनको। अब आप समझ सकते हैं कि सत्ता के इतना करीब रहने वाला व्यक्ति, इतना बड़ा भ्रष्टाचारी, उन पर कितने कितने आरोप लगे और प्रदेश छोड़ करके भाग गए। तो सरकार के संरक्षण में ऐसे अधिकारी प्रदेश की जनता को लूट रहे हैं, और जनता के टैक्स से बनाया गया जो धन है, जो सरकार के बजट के रूप में जनता के बीच में फिर से आ रहा, उसको भी लूटने का काम करे। दोनों तरफ से सरकारी धन की भी लूट की जा रही है और जनता के जेब की भी डकैती डालने का काम किया जा रहा। तो ये लोक लुटेरे गिरोह का संरक्षण भारतीय जनता पार्टी की सरकार दे रही है। अच्छा, भारतीय जनता पार्टी जब सत्ता में आई, सत्ता में आने से पहले उसने तमाम दावे किए कि जब हमारी पार्टी सत्ता में आएगी तो भ्रष्टाचारियों का खात्मा होगा, भ्रष्टाचार पर रोक लगेगी। लेकिन कहीं ना कहीं उन्हीं के संरक्षण में जो उनके अधिकारी हैं वो लगातार भ्रष्टाचार कर रहे हैं, अथाह संपत्तियां बना रहे हैं। लेकिन बिहार में वही यूपी के मुख्यमंत्री जाते हैं या देश के मुखिया नरेंद्र मोदी जाते हैं तो वो लगातार इस बात को कहते हैं कि हमारे शासन में भ्रष्टाचार कम हुआ है। लेकिन उसी बिहार में एनडीए की सरकार है, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पे कैग की एक रिपोर्ट आती है, 71,000 करोड़ रुपए के घोटाले का आरोप लगता है कि 71,000 करोड़ रुपए गबन कर लिए गए। देखिए, निश्चित रूप से सीएजी की आपत्तियों में, जो सीएजी ने जो ऑडिट किया था उसमें कई हजार करोड़ के घोटाले की बात कही थी, जो परीक्षण अभी हो रहा, और बहुत सारे आपत्तियों का जो परीक्षण हो चुका है उसकी पुष्टि भी हो गई है। बिहार में भी करप्शन, जब से भारतीय जनता पार्टी गठबंधन की सरकार चलने लगी है, भारतीय जनता पार्टी ने जेडीयू को भी सिखा दिया है, भ्रष्टाचार करने में ये माहिर हैं। आप जो ये सुशासन की बात करते हैं, अभी 2 दिन पहले भी प्रधानमंत्री जी ने कहा फिर से सुशासन की सरकार। तो सुशासन की सरकार कौन सी रही है? 2018 में आप ही लोगों ने, आपको ध्यान होगा कि मुजफ्फरपुर में एक शेल्टर हाउस में जिसमें 34 लड़कियों के साथ दुराचार हुआ था, 34 लड़कियों के साथ दुराचार हुआ था, और दुराचार करने वाला कौन था? ब्रजेश सिंह था। वो दुराचार करने वाला सत्ता पोषित था, सत्ता के संरक्षण में था। तो आप समझ सकते हैं कि जहां एक तरफ आर्थिक अपराध हो रहा है, वहीं दूसरी तरफ सामाजिक अपराध भी हो रहा है। बिहार इस समय अपराध में चरम पर पहुंच रहा है, लेकिन चूंकि चुनाव है, चाहे प्रधानमंत्री हो या उत्तर प्रदेश से जाने वाले नेता हो या भारतीय जनता पार्टी का कोई भी नेता, उनके पास कुछ संस्कारिक शब्द होते हैं, और आप सभी भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को देख लेंगे तो उनके पास 10 से 12 सांस्कारिक शब्द हैं, उन्हीं का इस्तेमाल करके जनता को गुमराह करने का काम करते हैं। इसके अलावा उन्हें तथ्यों पर बात नहीं करनी है, उनको विजन 2047 दिखाना है, लेकिन 27 की जवाबदेही नहीं तय करनी है। 2022 का जनादेश भारतीय जनता पार्टी की सरकार को मिला, 2022 की जवाबदेही जनता के बीच में नहीं रखना है, 2047 का विजन दिखाना है। तो आप समझ सकते हैं इनके पास जवाबदेही नाम की कोई चीज नहीं है। आप प्रयागराज से लखनऊ जाते हैं, अभी महाकुंभ के समय प्रयागराज से रायबरेली का हाईवे बना। आप पूरे उत्तर प्रदेश में नहीं, मैं तो कहूंगा पूरे देश में आप देख लेंगे, जितने भी हाईवे बने होंगे भारतीय जनता पार्टी की सरकार में, सभी भ्रष्टाचार की भेंट चढ़े हैं। मैं दावे के साथ में कहता हूं कि एनएचएआई इसकी जांच कराए। जो प्रयागराज से रायबरेली को जाने वाला हाईवे है, बनते ही उसमें ऐसे इतने जर्क आ गए जगह, आप कोई भी 100 मीटर हाईवे को नहीं पार कर सकते जहां पर पैचिंग न कराई गई हो। मतलब अभी बनने के तुरंत बाद ही हर 100 मीटर पर बड़ी बड़ी पैचिंग कराना पड़ा। इससे लगता है कि जनता के पैसे की लूट करने का काम भारतीय जनता पार्टी के संरक्षण में पल रही कंपनियों ने किया, जिन्होंने इसको बनाने का काम किया, और सत्ता भी उसमें बराबर की भागीदार रही है। अगर भागीदार नहीं रही है तो जब से उसका लोकार्पण हुआ है, लोगों ने उस पर
ड्राइविंग करके देखा और उसकी गुणवत्ता को देखा। मैंने तो कई बार जा करके रुक करके मैं उतर करके मीडिया के माध्यम से मैंने अवगत कराया कि अभी ये हाईवे बना और अभी फट गया, हाईवे बनते ही फट गया, जगह जगह गड्ढे हो गए। अगर आपको नींद उस पर आ गई तो आप समझ लो कि आपकी स्पाइन टूट जाएगी, आपकी स्पाइन टूट जाएगी, आपकी गाड़ी गड्ढे में चली जाएगी। इस तरीके का खतरनाक हाईवे भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ा है, लेकिन सरकार मौन, सरकार ने कोई जांच अभी तक नहीं कराई। मैंने एनएचआई को पत्र लिखा, मैंने प्रधानमंत्री जी को पत्र लिखा, मैंने नितिन गडकरी जी को पत्र लिखा, मैंने उत्तर प्रदेश सरकार को पत्र लिखा, लेकिन जांच के नाम पर सब कुछ शून्य है। बिहार की भी स्थिति कुछ इसी तरीके की है। जितने भी पुल गिरे बने, लगभग दर्जनों से ज्यादा पुल तुरंत ढह गए, शिलान्यास उद्घाटन कुछ भी नहीं हो पाया, वो पुल ढह गए। सड़कों की भी लगभग लगभग वही स्थिति है, लेकिन वहां बैनर पोस्टर आप देखेंगे तो वो कुछ और कहते हैं कि तेज हुई बिहार की रफ्तार, बिहार में सड़कों का लंबा चौड़ा जाल। इतने लंबे समय से भारतीय जनता पार्टी गठबंधन की सरकार है, लेकिन बिहारी को भोजन पाने के लिए बाहर क्यों रहना पड़ता है? क्या इसका जवाब एनडीए गठबंधन की सरकार देगी? बिहारी को मुंबई और गुजरात की शरण क्यों लेना पड़ता है? बिहारी को हमारे उत्तर प्रदेश क्यों आना पड़ता है? इसका जवाब एनडीए की सरकार क्यों नहीं दे सकती? तो निश्चित रूप से एनडीए के जो नेता हैं और जेडीयू के भी जो नेता हैं वो भारतीय जनता पार्टी के झूठे नेताओं से बहुत कुछ सीख लिया है और वही सीख करके जनता के बीच में झूठे भाषण करने का काम करते हैं। लेकिन बिहार की भी जनता समझ चुकी है कि महंगाई लगातार बढ़ती जा रही, भ्रष्टाचार लगातार बढ़ता जा रहा, किसानों की फसलों की उचित कीमत नहीं मिल रही है। अभी आप कल्पना करो कि 2014 में भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई, यहां से लेकर के बिहार तक नहीं, पूरे देश की मैं बात कर रहा हूं। 2014 में जब भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई थी तो उस समय सोने का भाव क्या था? सोना 28,000 रुपए प्रति 10 ग्राम था। और आज की तारीख में, आज हम लोग 3 नवंबर 2025 को बैठे हैं और आज की तारीख में आप देखेंगे तो वह सोना 28,000 पार करके 1,25,000 के पार बिक रहा है। तो आप समझ सकते हैं महंगाई कितना तेजी से बढ़ रही है। क्या जो किसान है, जिस जिस गति से महंगाई बढ़ी, यही नहीं, उनकी जो आवश्यक वस्तुएं हैं, जो आम आदमी की आवश्यक वस्तुएं हैं, जिनके दाम का, जिनके भाव का सरकार को लगातार नियमानुसार अनुश्रवण करके उसकी कीमत पर अंकुश लगाने का काम करना चाहिए, सरकार ने उस पर भी कुछ नहीं किया। देखो, आप नमक को देख लो, 2014 में जब भाजपा की सरकार बनी, नमक 8 रुपए से लेकर के 10 रुपए प्रति किलोग्राम था। आज की तारीख में 26 रुपए से लेकर के 28-30 रुपए प्रति किलोग्राम है। अब जो चाहे गुजरात हो या सी कोस्टल एरिया के जो भी स्टेट है जहां पर नमक की खेती की जाती है, उन किसानों को, उनको अगरिया कहा जाता है, उन किसानों को जो उद्योगपति हैं अभी भी 25 पैसे प्रति किलो देते हैं और 25 पैसे का खर्च 1 किलो नमक के रिफाइनिंग में लगता है। रिफाइनिंग करके पैकिंग करके जनता के बीच में वही 25 रुपए से लेकर के 28 रुपए 30 रुपए में बेचा जा रहा है। मैं पूछूं कि क्या गेहूं का किसान है, धान का किसान है, गन्ने का किसान है, सब्जी का किसान है, उसका जो उसकी फसलों का न्यूनतम समर्थन मूल्य है वो कितना गुना बढ़ा? एक तरफ 8 रुपए से लेकर के 30 रुपया पहुंच गया और दूसरी तरफ जो है दोगुना भी नहीं हो पाया। तो आप इसी तरीके से आप देखिए, रसोई गैस का इस्तेमाल हर कोई करता है। आप याद करिए, 2009 से लेकर के 2013 तक पूरी दुनिया में महंगाई चरम पर थी। आप पूरा रिकॉर्ड, इंटरनेशनल डेटा आप देख लीजिए, महंगाई चरम पर थी। हम हमारे आपके लिए जो डीजल है, पेट्रोल है, जो बाहर से हम विदेश से आयात करते हैं, उसकी कीमत उस समय आप देखो 60 रुपए प्रति लीटर, आपका जो है 65 रुपए में जो है पेट्रोल था। अब उस समय का जो क्रूड ऑयल की कीमत देखो, आप गूगल से जानकारी कर सकते हो, वैसे भी समाचार पत्रों के माध्यम से आपको जानकारी हो जाएगी। उस समय क्रूड ऑयल प्रति बैरल 110 से 115 यूएस डॉलर था और उसके बाद 2013 दिसंबर से फिर घटने लगा और दिसंबर से जब घटने लगा तो लगभग 2014 अप्रैल तक ये घट करके जो है
लगभग 90 आ गया और उसके बाद फिर 60 रुपए तक, $60 तक आ गया था। और आज की तारीख में 3 नवंबर 2025 को भी आप देखेंगे तो जो क्रूड ऑयल है वो इंटरनेशनल मार्केट में 60 से लेकर के 70 यूएस डॉलर प्रति बैरल है। अर्थात मेरा कहने का तात्पर्य है कि क्रूड ऑयल की कीमत 2013 के मुकाबले आज भी लगभग आधी कीमत पर है। और उस समय रसोई गैस की कीमत जो है, सिलेंडर जो हमारे रसोई में इस्तेमाल किया जाता है, वो लगभग 400 रुपए के आसपास था। अब 400 रुपए से अभी तो 1000 पार करा दिया गया था, अभी 1000 पार करा दिया गया था, अभी भी 1000 के करीब में है। तो आप देखें कि सरकार किस तरीके से जनता की जेब पर डाका डाल रही है। पहले जब प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना नहीं आई थी, उस समय तक उत्तर प्रदेश में 1,61,00,000 उपभोक्ता थे और उसके बाद फ्री का सिलेंडर एक बार भिजवा करके गरीबों के पास तक उसकी पहुंच रीच पहुंचा करके और एक बार फ्री का सिलेंडर दे करके उसकी कीमत को सीधे 1000 पार करा दिया गया। अब आप बताओ कि इंटरनेशनल मार्केट में क्रूड ऑयल की कीमत बढ़ी नहीं, वो आधी हो गई, लेकिन आप कीमत को 3 गुना ज्यादा पहुंचा रहे हो और उपभोक्ताओं की तादाद जो 1,61,00,000 थी वो 4,75,00,000 उपभोक्ता पैदा कर दिए गए। तो आप सीधे सीधे जनता की जेब पर ढाका डालने का काम कर रहे हो, अपने उद्योगपतियों को कमवाने का काम कर रहे हो, उसमें अपनी हिस्सेदारी सुनिश्चित करने का काम कर रहे हो। तो अगर मैं सवाल करूं कि 2014 के बाद से अगर रसोई गैस का सिलेंडर जो है 3 गुना बढ़ गया, तो क्या किसान का जो गेहूं हो, धान हो, गन्ना हो, जो प्रमुख उनकी फसलें हैं, उनका न्यूनतम समर्थन मूल्य 3 गुना हुआ क्या? यही आप इलाहाबाद जंक्शन पर बैठे हैं। इलाहाबाद जंक्शन पर 2014 में 5 रुपए का प्लेटफॉर्म टिकट हुआ करता था। आज की तारीख में आप जाएंगे तो 50 रुपए में प्लेटफॉर्म टिकट हो गया। कितना गुना बढ़ा? 10 गुना बढ़ा। तो मैं पूछूं कि क्या मनरेगा के मजदूरों की मजदूरी आपने 10 गुना बढ़ाई क्या? क्या किसानों की फसलों का न्यूनतम समर्थन मूल्य 10 गुना बढ़ाया क्या? क्या जो सिपाही, जो देश का सिपाही जो सरहद पर तैनात होकर के देश की सुरक्षा करता है, क्या उसकी तनख्वाह 10 गुना बढ़ाई क्या? सबका जवाब होगा नहीं। बढ़ा तो क्या? उद्योगपतियों का व्यापार बढ़ा। तो ये सरकार किसके लिए काम कर रही है? न गरीब के लिए काम कर रही है, न मजदूर के लिए काम कर रही, न किसान के लिए काम कर रही है, न नौजवान के लिए, न छात्र के लिए। यह काम केवल अपने उद्योगपति मित्रों के लिए कर रही है। उनका व्यापार लगातार बढ़ रहा, उनकी संपत्तियां लगातार बढ़ती जा रही हैं। ठीक है, अब आते हैं फिर से वापस बिहार चुनाव पे। समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव बिहार में गए हुए हैं, वो किस तरीके का प्रभाव वहां पे डाल पाएंगे, क्योंकि वो किसी सीट पे बिहार विधानसभा का चुनाव नहीं लड़ रहे हैं, वो इंडिया गठबंधन को समर्थन दे रहे हैं, उनका क्या कुछ प्रभाव रहेगा वहां? देखिए, आज की तारीख में माननीय अखिलेश यादव जी पूरे देश के सबसे लोकप्रिय नेताओं में से एक हैं और उनकी डिमांड देश के कोने कोने में हर प्रदेश में रहती है और बिहारियों ने भी उन्हें याद किया और इंडिया गठबंधन के एक वरिष्ठ नेता के नाते भी उन्होंने अपने कर्तव्यों का निर्वहन किया। और जहां जहां भी मुकाबला भारतीय जनता पार्टी से होगा, मुझे लगता है कि ये बात मुझे नहीं कहना चाहिए, यद्यपि मैं प्रवक्ता नहीं हूं, लेकिन जो समाजवादी पार्टी का विजन है कि जहां जहां भी मुकाबला भारतीय जनता पार्टी से होगा या लोकतंत्र और संविधान के विरोधियों से होगा, समाजवादी पार्टी चट्टान की तरह खड़ी रहेगी। उसी के क्रम में अखिलेश यादव जी बिहार का चुनावी दौरा कर रहे हैं। अच्छा, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ बिहार में गए हुए हैं, वो लगातार कह रहे हैं कि इस जंगल राज को समर्थन देने के लिए उत्तर प्रदेश के गुंडा राज के सरगना आ गए हैं। इन लोगों की दोनों के मिली भगत है। आप याद कीजिए वो 90 के दशक वाला दौर जब यहाँ जंगल राज हुआ करता था, उससे वो तुलना कर रहे हैं। इस पे क्या? देखिए, वो जहां से गए हैं, पहले मुख्यमंत्री जी से ये बात बहुत बार कही गई है कि आप सदन के पटल पर श्वेत पत्र क्यों नहीं जारी कर देते कि उत्तर प्रदेश में जो सबसे बड़े अपराध के जो माफिया हैं वो कौन कौन है, किन पर कितने कितने अपराध पंजीकृत हैं। तो मैं दावे के साथ कहता हूं, मैं आपके चैनल के माध्यम से मैं कहता हूं, सरकार श्वेत पत्र जारी करे
और मुख्यमंत्री जी के स्वजाति ही सबसे बड़े माफिया मिलेंगे और सबसे बड़ी तादाद में मिलेंगे। तो आप समझ सकेंगे कि सरकार अपने लोगों को संरक्षण देने का काम कर रही है। वो गुंडाराज, जंगल राज उत्तर प्रदेश में करके रखे हैं और भ्रष्टाचार भ्रष्टाचार सरकारी भ्रष्टाचार करने का काम कर रहे हैं। तो मुख्यमंत्री जी को हमने जो कहा कि उनके पास कुछ भी नहीं है भाषण के सिवा। भाषण करना है, सारे अपराधी भाग गए उत्तर प्रदेश के बाहर, और अपराध कौन कर रहा है? फिर ये मैं मानूं कि भारतीय जनता पार्टी जिन्हें संरक्षित करती है, जिन्हें संरक्षण देती है, जिन्हें पोषित करती है, वही अपराध कर रहे हैं, क्योंकि अपराधी तो जेल की सलाखों के भीतर है ना। चलिए, हमारे साथ समाजवादी पार्टी के विधायक डॉक्टर आर.के. वर्मा जी थे, जिनसे विस्तृत बातचीत हुई। अखिलेश यादव बिहार के चुनावी दौरे पर हैं। वहां सीधी सीधी फाइट एनडीए और इंडिया के बीच में है। अब देखना यह दिलचस्प होगा कि अखिलेश यादव वहां कितना प्रभाव डाल पाते हैं। हालांकि उत्तर प्रदेश के मुखिया योगी आदित्यनाथ बिहार में जिस तरीके से रैलियां कर रहे हैं और जिस तरीके से इंडिया गठबंधन के नेताओं यानी कि राहुल गांधी, अखिलेश यादव और तेजस्वी यादव पर हमलावर हैं, वे कहते हैं कि उत्तर प्रदेश से कुछ लोग आए हैं जो उत्तर प्रदेश में गुंडा राज का शासन चलाते थे, वो यहाँ जंगल राज को समर्थन देने के लिए आए हुए हैं और तीनों नेताओं पे अपने तल्ख टिप्पणी देते हैं। वो कहते हैं पप्पू, टप्पू और अप्पू। गांधी जी के 3 बंदरों से इनकी तुलना करते हैं, लेकिन कहते हैं कि उसके ठीक विपरीत ये लोग चल रहे हैं, काम कर रहे हैं। अब 6 और 11 नवंबर को बिहार में वोटिंग है। देखना यह होगा कि इस बार बिहार में क्या होता है, क्या परिवर्तन होता है या फिर 20 सालों से चली आ रही सरकार एक बार फिर से रिपीट होती है। बने रहिए हमारे साथ, हम आपको अपडेट्स देते रहेंगे। मिलते हैं जल्द ही अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जोहार।